हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड हमारा यूनिट जो हमारा है उसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज के अंदर पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं और कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डील विथ लार्ज स्केल प्रोडक्शंस एंड मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और एंजाइम्स। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उनका उपयोग करते हुए लार्ज स्केल पर, है ना, हम नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करें तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ये नहीं कि घर में आपने लैक्टोबैसिलस का यूज किया और उसमें आपने क्या किया? दही बना लिया। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, जब लार्ज स्केल में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इनके सेल्स का, एंजाइम्स का प्रयोग करते हुए बड़े लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन किया जाता है उसी को बायोटेक्नोलॉजी ही कहते हैं यहाँ पे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ आर यूज फॉर द अबव पर्पस इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आज के बायोटेक्नोलॉजी में क्या है हमारा कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, हमने क्या है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जिनके अंदर जेनेटिकली हमने क्या किया? मॉडिफाइड किया। तो जो नए ऑर्गेनिज्म बने जिनका हमने क्या किया? आज नए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने उनका यूज कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है। जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी हमारी, वो क्या करता था? वो क्या कहते थे पुराने लोग? वो क्या कहती थी हमारी कि आप बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके नेचुरल वे में, है ना, न्यू प्रोडक्ट को बनाना, वो बायोटेक्नोलॉजी थी। पर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किए और उनका प्रयोग करते हुए हमने नए प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल में बनाना शुरू किया एंड कंस्ट्रक्ट थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं? हम उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक नया रिकॉम्बिनेशन तैयार किया डीएनए का, है ना, उनके जीन के अंदर, उनके जीनोम के अंदर, और उसका हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बायोटेक्नोलॉजी के अदर एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है हमारा। सिंथेसिस ऑफ जीन एंड यूजिंग इट, इनका नया जीन का प्रयोग कर रहे हैं। डेवलपिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारा, है ना। करेक्टिंग डिफेक्टिंग जीन्स, है ना, अगर डिफेक्ट जीन है हमारा तो उसको भी हम करेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो ईएफबी ने हमारी दी है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के एक नई डेफिनेशन की है। द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, ओके, एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogous to produce एनालोगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए हमारा। तो इनके लिए इनका प्रयोग करना, हमारा फॉर्मेशन करना हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर, यही हमारी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं हमारे अंदर। द टू कोर टेक्निक डेट आर यूज इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर रहे हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, दूसरा बायोटिक या हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरएनए, देन इंट्रोड्यूस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल के अंदर करना। देखिए यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है, मैं आपको बात को समझा देता हूं। आपको रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है, मैं आपको चीज को समझने की बात करते हैं। हमारा हमने क्या किया बेटा? देखो सीधी सी बात है, हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, इसके जीन को ले लिया हमने, एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, इसके जीन को ले लिया हमने, ठीक है। मालूम पड़े कोई ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इस डीएनए के सेगमेंट कोई स्पेसिफिक चीज बनाने की, है ना, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने, कोई एंजाइम हो सकता है ना, एंटीबायोटिक्स रेटिक्स होती है, कुछ भी चीज, स्पेसिफिक चीज बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। हमने क्या किया? इसको यहाँ से काटा, है ना, क्या किया? इसको हमने यहाँ से काटा और इतना ही भाग हमने क्या किया? इधर वाले पार्ट से भी काटा। इस कटे हुए पार्ट को हमने क्या किया? इसके ऊपर क्या किया? फिट कर दिया।
अब ये जो है ये तो हमारा कराएगा कैरियर के रूप में, और ये क्या है इसके फॉर्मेशन में आया बेटा, हमने ट्रांसफॉर्म जिसको हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म पार्ट को हमने कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मेशन बना हमारा नया जो बना हमारा इसके पार्ट को लेते हुए, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भाग भी है और इसका भाग भी आप देख सकते हैं हमारा। तो ये जो नया डीएनए बना, इसी डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दिन पास कर देते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर करते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने रिकॉम्बिनेशन से बनाया है इसको यहाँ पे इस तरह से हमारा। तो इट इज कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरएनए को बनाया और उसको किसी होस्ट सेल के अंदर, जहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन जीन का, ये जीन बनी जो डीएनए बना इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके हमारा, ऐसा हमने किया हमारा। ड्यू टू दिस डिजायर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, नया प्रोडक्ट बनता है, लाइक जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे, है ना, या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो वी कैन से रिजल्टेंट मॉर्फोलॉजी यहाँ पे क्या होती है हमारी, अल्टर्ड होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। दूसरी बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में, या केमिकल इंजीनियरिंग भी इसको कह देते हैं हमारा। सो यहाँ पे क्या होता है, इसको तैयार करने का मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एरिया के में रिक्वायरमेंट होगी हमारा, है ना। एम्बिनेंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इसको हम कहते हैं प्रोसेस को करने। तो यहाँ पे क्या था, टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स इन ए लार्ज क्वांटिटी में, उसको क्या कहता है हमारा, ग्रोथ कराई जाती है, किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल्स प्रोडक्ट, कैसे, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने के लिए, वैक्सीन का निर्माण करने के लिए, और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल टेक्निक होता है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को फॉर्मेशन किया जाता है, और बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, बड़े लार्ज स्केल के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द अल्टरेशन ऑफ द डीएनए, है ना, केमिस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे मैंने बताया था आपको, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, किसी एक का एक जीन लिया, दूसरे का लिया, दोनों को मिला के एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बात करते हैं हमारी, लिंकिंग ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद ए नेटिव प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला टाइफेलियम टाइफिम्यूरियम के साथ। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को लिया, ठीक है ना, और उसको उन्होंने क्या किया, हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसी को फर्स्ट टाइम, ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हुआ, ये फर्स्ट टाइम करने वाले साइंटिस्ट है स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोर ने 1972 में ऐसा किया। 1972 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके अगेंस्ट में हमारा। तो स्टैनले कोहन, हर्बर्ट बॉय ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे किया था, यहाँ पे देखने को मिला था हमारा। ऐसे हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो पॉल बर्ग साहब को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने क्या किया, लैम्ब्डा फेज की सहायता से क्या किया, SV40 वायरस को, है ना, कि जीन को क्या किया ना, ई कोलाई में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का हमारा यूज करते हुए एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, यहाँ पे देखने को मिला था। तो याद रखिएगा हमारा फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग साहब है हमारा, और फर्स्ट टाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश की थी स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोर साहब ने किया था यहाँ पे। The recombinant DNA technology has advantage over the traditional plant hybridization technique as recombinant DNA. Gene cloning and gene transfer carries only desired gene where in hybridization desired as well as undesired gene both are expressed. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंतर बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले हाइब्रिडेशन संकरण विधि हम अपनाते थे जीन ट्रांसफर करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता था, डिजायर्ड जीन के साथ साथ क्या होता है, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी चले जाते थे वहाँ पे। पर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, केवल जो हम डिजायर्ड कैरेक्टर चाह रहे हैं उन्हीं का ही ट्रांसफर होता है, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स का यानी जीन्स का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता है। द isolated desired gene from an organism must be linked with the origin of replication site of the chromosome the host cell for successful gene cloning। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आइसोलेटेड जीन हमने निकाली है, जिसकी जो स्पेशल जीन थी उसको निकाला हमने और उसको
एक दूसरे जो प्लाज्मिड के साथ हम जोड़ रहे हैं उसको एक साइट होती है जोड़ने की, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से डीएनए या आरएनए का रेप्लिकेशन होता है उस साइट पर उसको जोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं इसके लिए और उस क्रोमोसोम पर देते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द कॉपीज वहाँ पे तैयार की जा सके। यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। द प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या प्रोसेस होती है? फर्स्ट इज द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियसेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम। देखिए ये आप जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियसेज एंजाइम है ये स्पेसिफिक होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। अगर ये रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज नहीं होती तो आज डीएनए टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल नहीं होती, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज, डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है यहाँ पे। एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड और वायरल वेक्टर टू आइसोलेटेड एंड फेरी द फॉरेन डीएनए टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और हमें एक प्लाज्मिड या वायरल वेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, है ना, जो कि आइसोलेटेड जो हमने डीएनए हमने किया है उसको किसी होस्ट सेल में क्या करे, पहुंचा सके, तो उसकी भी एक सुटेबल रिक्वायरमेंट होती है। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन, है ना, अब ऐसा होगा जो फॉरेन जीन है उसको एक्सप्रेशन कर सके वो चीज़। प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, उसके बाद जो बना है उस जीन का क्या करना, हमारा प्यूरिफिकेशन करना है और उसमें से फंक्शनल प्रोटीन को देखना है हमारा, है ना, यस। एंड फाइनली जो फंक्शनल प्रोटीन मिला उसकी मार्केटिंग करनी है, मेकिंग द सुटेबल फॉर्मुलेशन बनाना है हमारा ताकि उसकी हम मार्केटिंग कर सके। तो ये प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि पूरी इस एनसीईआरटी के अंदर इसमें पढ़ेंगे हम यहाँ पे देखने को मिले। और देन उसके बाद लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्ट किया जाता है, एक बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर इनका कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं किस तरीके से इन सब चीज़ों को किया जाता है यहाँ पे, किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है और किस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या टूल्स के। सो फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो इसमें आते हैं, नेक्स्ट है पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए की कॉपीज बना सके हमारा, लाइगेज एंजाइम डीएनए के सेगमेंट को जोड़ सके, वेक्टर जो उसको डीएनए को क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करा सके, और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला है जहाँ उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार हो सके। तो ये इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या करते हैं यहाँ पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज, क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे हमारा। दूसरा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन, उस डीएनए में से उस डिजायर जीन को निकालेंगे किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए सेगमेंट से, जो हमने उसको काटा उसको सेगमेंट को अलग किया जाता है हमारा। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, जो डीएनए जो हमने जो लाइगेट किया है स्पेसिफिक जीन वाला पार्ट निकाला है उसको किसी वेक्टर में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको जोड़ेंगे वहां पे। फिर ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट बना नया उसको किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल्स, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वेक्टर हमारा बना उसके अंदर उसको क्या कल्चरिंग करेंगे, तो है ना, मीडियम टू लार्ज स्केल के अंदर, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज जिनकी नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उस होस्ट के अंदर बन सके हमारा। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, उसके बाद जो जीन है उसको क्या करना हमारा, एक्सट्रैक्ट करना, निकाल देना हमारा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं, डीएनए का कैसे निकालता है। इट इज ए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल इन विच द डीएनए इज प्रेजेंट है हमारा। इन दिस द डीएनए फ्रॉम विच वी पिक द डिजायर्ड जीन और अलाइन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जिस पार्ट को हम निकाल रहे हैं जीन को हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन बोलेंगे या अलाइन जीन भी बोलते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हम उसको कहते हैं भी कहते हैं। आइसोलेशन कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स को क्या करना, सबसे पहले डीएनए निकालना, बैक्टीरियल सेल्स को क्या करना, आइसोलेट करना। या प्लांट की सेल को ले रहे हैं, एनिमल सेल विद एंजाइम के साथ लेंगे। जैसे बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम एंजाइम करेंगे तो उसकी बैक्टीरियल वॉल हमारी गल जाएगी। प्लांट है तो उसमें सेल्यूलोजिक वॉल होती है तो सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करते हैं। और फंजाई है तो काइटिनस वॉल होती है तो काइटिनस एंजाइम का यूज करेंगे तो काइटिनस वॉल डिसोल्व हो जाएगी। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट मिलेगा हमारा। तो इसके बाद
बाद क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय द प्रोटीजेज एंजाइम। जो हिस्टोन पार्ट है हमारा, जो कि क्या करता है, हमारा डीएनए को क्या होता है, बाइंड करके रखने का काम करता है, उसको क्या होता है, प्रोटीजेज एंजाइम से क्या करते हैं, हमारा रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। देन आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते हैं और आरएनए को क्या करते हैं, रिमूव कर लिया जाता है यहाँ पे। इसके बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए, इसके बाद डीएनए प्रोड्यूस होता है एज एन फाइन, है ना, फाइन थ्रेड के रूप में जो होता है, डन बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड अल्कोहल। इसमें क्या होता है, चिल्ड मेथेनॉल का यहाँ पे क्या होता है, यूज किया जाता है हमारा, जिससे क्या होता है, जो डीएनए प्यूरिफाइड हमने किया वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा यहाँ पे देखने में, और उस डीएनए को फिर क्या निकाल लिया जाता है यहाँ पे। नाउ अब जब हमने डीएनए को हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया है, निकाल लिया सेल में से हमारी, चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल सेल में निकाल लिया हमने। अब उस डीएनए के सेगमेंट्स को हमने क्या करना है, काटना है, हमारा डिजायर पार्ट निकालना हमारा। सो कटिंग ऑफ द डीएनए एज ए स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। बार बार कहता आ रहा हूं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज नहीं होते तो हम डिजायर पार्ट को कभी नहीं निकाल पाते। यही बायोटेक्नोलॉजी के लिए मेन बैकबोन थी, हम बात करें। एंड तो यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेज और एक एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेजेज और एक्सोन्यूक्लियेज बिलोंग टू द न्यूक्लियेजेज क्लास ऑफ द एंजाइम्स के अंदर। क्या चीजें देखने को देखते हैं, जैसे ये डीएनए का एक सेगमेंट है हमारा, तो जो एक्सोन्यूक्लियेजेज होंगे वो इसके टर्मिनल पार्ट से डीएनए को काटते हैं, और जो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो क्या होते हैं, मिडिल पार्ट से काटते हैं, और मिडिल पार्ट के साथ साथ भी कहां से, जहां से हमें डिजायर है ना, स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, वहीं से ही इनका डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करते हैं, वो काटने का काम करते हैं। तो ये एंडोन्यूक्लियेजेज होते हैं जो ये काम करते हैं यहाँ पे। तो यही एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, यही स्पेसिफिक होते हैं हमारे काम करने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे। एक्सोन्यूक्लियेजेस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, कहा होता है साइड बाय साइड से हमारा। और एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं मेक कर द स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए से, क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन से ही डीएनए को क्या करेंगे, काटते हैं हमारा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम आल्सो नोन एज, इसको हम डीएनए सीजर्स भी कहते हैं, या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, या जेनेटिक नाइफ भी कहते हैं, या केमिकल नाइफ भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। रेस्ट्रिक्शन वर्ड से मतलब है विद एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम से रिलेटेड होता है ना। एक्सप्लेन विद दिस एंजाइम कट द डीएनए एज ए स्पेसिफिक पॉइंट से ही काटने का काम करते हैं यहाँ पे ये। दिस एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहीं से इसको काटने का काम करते हैं। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस उन्हें क्या बोलते हैं, रिकोजिनेशन सीक्वेंसेस कहते हैं हमारा। एंड एंडोन्यूक्लियेजेस कट each of the two strands of double helix at the specific point in their sugar phosphate backbone से यहाँ पे इसको काटने का काम करते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश भी करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, आप देखिए बेटा यहाँ पे किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको एक बार। क्या होगा, ये हमने एक डीएनए का डबल हेलिक्स लिया हमने, तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, आपको स्पेसिफिक साइट लेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ भी कोई स्पेसिफिक इसको काटेंगे और फिर इन दोनों को मिला दें। तो यहाँ पे डीएनए के स्पेसिफिक मैनर में क्या होता है, कट जाता है यहाँ पे आपको, है ना, और ब्लंट एंड बनते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस तरह से एंड्स का एक डीएनए का सेगमेंट, ये आपका ये सेगमेंट अलग हो गया और इधर वाला सेगमेंट आपका अलग हो गया, देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसको काटते हैं। सो ईच रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानने के काम करते हैं इन द सीक्वेंसेस। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या बोलते हैं, हमारा ऐसे नाम के बारे में आप सोचिए हमारा, जिनको उल्टा सीधा करें तो एक ही नाम हमें समझ में आए। जैसे मलयालम वर्ड लिखिए तो मलयालम को उल्टा लिखिए, सीधा लिखिए, आपको क्या होगा, एक ही शब्द आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक जैसा ही वर्ड आपको दिखाई देता है। रमन आप लिख के देखिए आपको, तो आपको क्या होगा, उल्टा सीधा आपको एक जैसा दिखाई देगा आपको। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको उल्टा करने पे भी सेम ही शब्द बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आपको पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहते हैं हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे पैलिएंड्रोम्स इज a DNA sequence of base pair that read same on the two strand when
orientation reading to the capped is the same हमें दें. For example, following sequence read the same on the two strands in them. जैसे 5 to 3 डायरेक्शन की बात करें, this is true, फिर read in the 3 to 5 डायरेक्शन पढ़े तो भी वो सेम सीक्वेंस है. जैसे कि बात करें 5 to 10 GAATTC हमने इसको लिया हमने यहाँ पे, और इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ आपको तो क्या होगा CTTAG. अब 5 to 3 डायरेक्शन 5 to 3 इसको पढ़ता हूँ तो वही GAATC दिखेगा, और इसको देखो यहाँ पे देखो अगर 3 to 5 में पढ़ता हूँ आपको देखिए आपको CTTC और यहाँ पर CTTAG आपको देखने को मिलता है. तो ये सीक्वेंसेस जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं हमारा. याद रखें. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलियंड्रोम साइड्स बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड्स के अंदर हमें देखने स्पेसिफिक साइड्स में काटने को मिलते हैं. तो ये क्या करेगा, जैसे एक होता है हमारा, ये काटेगा यहाँ से स्पेसिफिक साइड इसने पकड़ लिया, ये हमेशा क्या करेगा G और कोई रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस साइड है और बांध के चले, जैसे वो G और A साइड से काट तो इधर से G और A को कट करेगा, इधर से क्या करेगा, इधर जब पढ़ेंगे और G को और A को कट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, इनकी कटिंग हो जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से. तो आप देखिए सीक्वेंसेज हमारी क्यों है कि हमारे यहाँ पे देखो CTT है, इधर भी देखो CTT हमें देखने को मिलता है हमारा. तो इस प्रकार जो सीक्वेंसेज हमारी कट होती है जिन्हें रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, और स्पेसिफिक साइड ही पकड़ेंगे, ये G और A के बीच में से काटेंगे, स्पेसिफिक हो सकते हैं हमारा. कोई होते हैं जो TT के बीच में से काटेंगे, कोई TC के बीच में से काट सकते हैं, कोई A या T के बीच में से काटता है. ऐसे अलग अलग एंडोन्यूक्लियस हमारे अभी तक डिस्कवर किए गए. ड्यू टू दिस कटिंग सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन ऑफ DNA रिमेन एट द एंड. एक एंड होता है, इसे हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स कहते हैं हमारा, एंड दे आर ओपन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि हिंट सेकंड की बात करता हूं. फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस वर आइसोलेटेड फ्रॉम द ई कोलाई से डिस्कवर किया था 1963 के अंदर डिस्कवर किया गया था. यहाँ पे डेनियल नाथम ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की खोज की थी. यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा. बिसाइड द हिंट थर्ड सेकंड की बात करते हैं. टुडे देयर आर मोर देन 900 रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स दैट हैज बीन आइसोलेटेड ओवर 260 स्ट्रैंड्स ऑफ द बैक्टीरिया. तो लगभग 230 स्ट्रैंड से अभी तक 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स की खोज की जा चुकी है हमारा. ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानने का काम करते हैं. तो ये NCERT यहाँ पे कुछ पुराना है, अभी तक पुराने डाटा चलते हैं, पर अगर आज मॉडर्न टाइम पे बात करें तो 3000 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स को खोज किया जा चुका है हमारा. बात करें हमारा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA हैज़ DNA फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. जीनोम से हम लेते हैं हमारा, जैसे कि डोनर DNA या वेक्टर DNA की बात करते हैं हमारा. तो यहाँ पे जैसे EcoR1 की बात करें, यहाँ पे EcoR1 क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि किससे खोजा गया है, ई कोलाई से कट गया ले गया. इट कट द DNA बिटवीन द बेस पेयर, क्या होता है, G और A से, जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो ये स्पेसिफिक सेगमेंट देखते हैं, कोड देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे इनको G और A मिलेगा वहीं से ही क्या करेंगे, उसको कट करने का. GATTC है, जैसे यहाँ पे DNA की बात करें तो यहाँ पे क्या हो, G और A वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही इसको काटने का काम करते हैं. जैसे ही हिंड थर्ड की बात करता हूँ आपको, हिंड थर्ड भी एक एंडोन्यूक्लियस है जो AA न्यूक्लियोटाइड बेसिस से, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बेस से काटने का काम करेंगे. ऐसे BAM 1 की बात करता हूँ आपको, तो ये GG वाली साइड से काटने का काम करते हैं हमारा. तो ये इस प्रकार से डिफरेंट होते हैं जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बेसिस को काटने का काम करते हैं हमारा. EcoR1 इज अ मोस्ट यूज DNA सीजर्स के रूप में काम आता है. यहाँ पे द नोमेनक्लेचर ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की बात करें, इनका नाम कैसे रखा गया है इसके देखते हैं. तो फर्स्ट लेटर जो होता है रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट लेटर E जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है. द सेकंड 2 लेटर्स है जैसे C और O जो दिया हुआ है रिप्रेजेंट द स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. एंड द रोमन नंबर से हमारे जो बात कर रहा हूँ आपके, है ना, रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द एंजाइम पर आइसोलेटेड, है ना, डेट स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया, उसके कौन से स्ट्रैंड से उसको या कितनी बार में उसकी सफलता मिली हमें, उसको रिप्रेजेंट करता है. तो EcoR1 को इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं. यहाँ पे याद रखिएगा. यहाँ पे EcoR1 की बात करते हैं, कम फ्रॉम द Escherichia coli RY13 से ये ऑब्टेन किया गया हमारा, है ना. यस, यानी स्ट्रैंड नंबर 13 से. EcoR1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द
स्टेन्स यानी कि किससे हमारा, और इस चीरिया से आया, यहाँ पे वर्ड लिया गया है हमारा। CO जो है हमारा वो स्टैंड क्या है, कोली के लिए, कोलाई के लिए हमारा लिया गया हमारा। इस प्रकार जिसका नॉमनक्लेचर करते हैं, कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, आपको याद है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेस एंजाइम से बात करें, देखिए एक ये वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए लिया है, और एक हमने फॉरेन डीएनए को लिया है। दैट एंजाइम कट द बोथ स्ट्रैंड द सेम साइड से काट, हमने क्या लिया, हमने इको R1 को लिया। इको R1 काट देना है, कौन सा सीक्वेंस पड़ेगा, GA सीक्वेंस को पड़ेगा। देखो यहाँ पे G और ये G सीक्वेंस, ऐसे फॉरेन डीएनए लिया है। हम सेम एंजाइम क्यों यूज करेंगे, देखो बेटा हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों में हमें क्या करेगा, सेम एंजाइम को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने दो डिफरेंट एंडोन्यूक्लियोजेस को यूज किया तो एक तो क्या करेगा, GA से काट रहा है, और एक मालूम पड़ा G से काट रहा है हमारा, तो क्या होगा, वो जो कटिंग होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। तो दोनों पार्ट क्या होंगे, जब तक सिमिलर नहीं होंगे जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, हमेशा जब चाहे फॉरेन डीएनए को लेने हो चाहे वेक्टर डीएनए को लेने हो, जब कटिंग की जाती है तो ये सेम एंजाइम्स का, एंडोन्यूक्लियोजेस एंजाइम का यूज कर, ताकि जो उसके एंड है हमारे वो एक जैसे कटे, है ना। जैसे कोई पार्ट है हमारा, अगर इस चीज को मैं कटूं आपको, जैसे अगर ये सिमिलर कटे, अगर सिमिलर कटे तो क्या होगा, देखो आराम से इस तरह से जुड़ जाएंगे। अगर मैंने दो अलग अलग लेता तो देखो ये अलग अलग नहीं जुड़ते हैं ना, गैप पड़ जाता है इस प्रकार से। तो इसीलिए सेम एंजाइम्स का यूज करते हैं ताकि ये आपस में गैप फिलअप हो जाए और आपस में दोनों सेगमेंट जुड़ जाए। इस तरह से इनका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा इकोराइट करता है डीएनए सीक्वेंस G और A विच इज प्रेजेंट इन सीक्वेंस GATTC प्रेजेंट इन डीएनए के अंदर। देखिए तो इसने यहाँ से भी GA से काटा, इसने यहाँ से भी काटा, इकोराइट का हमने यूज किया। देखिए ये इसके पार्ट्स बन गए हमारे, है ना। तो जो ऊबड़ खाबड़ पार्ट बनते हैं हमारे इलरेगुलर पार्ट, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा स्टिकी एंड कहते हैं। अब ये GL एक सेगमेंट, तो ये देखो इस बार का। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमने डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ देंगे, स्टिकी एंड को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम करेंगे, लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। तो देखिए डीएनए वापस क्या हुआ, जुड़ गया, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपको जुड़ गया आपको, ठीक है ना। आपके सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम आ गई। तो ये जो नया डीएनए का सेगमेंट बना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इसी को बोलते हैं rDNA बोलते हैं। अब इसको हमें ट्रांसफर करना है, किसी होस्ट सेल के अंदर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारा। ओके, तो ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। यस, अब किस तरह से देखिए हमारा ये फॉरेन डीएनए हमने लिया और ये वेक्टर डीएनए हमारा क्या प्लाज्मिड हमने लिया, है ना। सेम रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम कटिंग द बोथ फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट्स हम इसको क्या किया, हमने काट किया, काट दिया। देखो देखिए यहाँ पे फॉरेन डीएनए और एक वेक्टर डीएनए यहाँ पे देख लीजिए। अब हमने यहाँ से एक सिमिलर एंजाइम को किया, इसको काटा, और यहाँ से भी हमने क्या किया, इसको भी क्या किया, हमने काट दिया यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कटिंग पार्ट पे हमने क्या किया, उसको यहाँ पे जोड़ दिया, लाइगेज हमने लिया, और यहाँ से जो कंप्लीट एक डीएनए बन गया, इसको हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बोला। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या किया, किसी ऐसे होस्ट में ट्रांसफर करेंगे जो क्या होगा, डिवीजन कर रहा हो। तो हमने इस डीएनए को क्या किया, इस ई कोलाई के अंदर, जो कि क्लोनिंग होस्ट है, इसके अंदर ट्रांसफर करा। अब ई कोलाई क्या होता है, आपको मालूम है कि हर 18 से 20 मिनट में क्या होता है, अपनी संख्या को क्या कर लेंगे, डबल करेंगे। तो जब ये खुद का डीएनए बनाएंगे तो ये नया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको भी क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो इनके डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, हमारा इस सेल्स के अंदर इसके खुद के डीएनए के साथ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल होता चला जाएगा। ये नंबर जिसके बढ़ते चलेंगे, 2 4, है ना, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। तो ऐसे नंबर्स इनके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इनके अपने डीएनए के साथ साथ क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं यहाँ पे इस तरह से। नाउ अब सेपरेशंस एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अब हमने होस्ट के अंदर डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, सेपरेट करना, निकालना, उसको किस तरह से हमें देखना है। हम नहीं, सॉरी, इसमें बात कर रहे हैं डीएनए के सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनका सेपरेशन कैसे किया जाता है हमारा। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम्स रिजल्ट इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को प्राप्त होता है। यहाँ पे दिस फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय, जो सेपरेट है उनको निकाला जाता है जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाला जाता है हमारा। कैसे, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज
होते हैं आपको पता ही है, मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स के अंदर। तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ दौड़ेगा, यानी एनोड की तरफ दौड़ेगा। तो हमने ऐसी मशीन्स बनाई है जहाँ पे इस डीएनए को रखा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एग्रोस होता है हमारा, एग्रोस जेल का हम यूज करते हैं, विच इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सी वीड से हमारा प्राप्त होता है, हमारा अगार अगार जो प्राप्त होता है हमारा उसका यूज करते हैं। द डीएनए सेगमेंट सेटल अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट्स, है ना, प्रोवाइडिंग बाय द एग्रोसेल जेल। अब एग्रोसेल जेल क्या होते हैं, वो एक प्रकार से चलनी के आकार के होते हैं। क्या होते हैं, उनमें छेद होते हैं, चलनी के आकार के होते हैं। अब चलनी में क्या होता है, आपका जो मोटा पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो बारीक पार्ट होगा वो क्या इजीली। तो क्या होता है, एग्रोजेल के अंदर क्या होता है, डीएनए को रख दिया जाता है उसके अंदर, एग्रोजेल उसमें भर दिया जाता है ना, और एक तरफ एनोड होता है और डीएनए वाले पार्ट को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है आपको, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज की तो मूव करेगा। अब वो क्या होता है, जो एग्रोजेल होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं जो लार्जर साइज के होंगे वो तो क्या होगा, उन होल से धीरे धीरे पास करेंगे, और जो स्मॉलर साइज के होंगे डीएनए के सेगमेंट वो क्या होगा, तेजी से मूव कर जाएंगे छोटे उन होल्स के अंदर, क्योंकि उनमें होल्स के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो डीएनए के सेगमेंट्स क्या होते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वहां पे अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पे तो डीएनए फ्रेगमेंट सेटल अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, यानी चालनी इफेक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड बाय द एग्रोसेल जेल। हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव, बड़ी तेजी से मूव करेगा छोटा। इट कैन बी सीन द डीएनए फ्रेगमेंट एज ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स इन इथीलियम ब्रोमाइड्स स्टैंड जेल विथ एक्सपोज टू द यूवी लाइट। अब देखिए बेटा, डीएनए है और एग्रोस जेल है, दोनों के दोनों व्हाइट इन कलर होते हैं। अब व्हाइट कलर पे अब डीएनए सेगमेंट तो दिखेंगे नहीं, तो उसको देखने के लिए क्या होता है, हमें उसको स्टेन करना पड़ता है। इसको स्टेन करने के लिए इथीलियम ब्रोमाइड स्टेन का हम यूज करते हैं। जब इथीलियम ब्रोमाइड का होते हैं और जब उसमें हम क्या करते हैं, यूवी लाइट को अंदर उसके अंदर डालते हैं, तो वो हमें क्या होता है, हमारा ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का हमें वो डीएनए सेगमेंट हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे, उनका अरेंजमेंट हमें दिखाई दे जाएगा हमारा। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट फ्रॉम द एग्रोजेल। अब जहां पे हमें बैंड पड़ा है उसको उस एग्रोजेल के साथ इसको कट करके क्या होता है, बाहर निकाल लिया जाता है हमारा, है ना, एग्रोजेल, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस से उसको निकाल दिया जाता है। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, इल्यूजन कहते हैं। आपको क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं आपको, है ना। एग्रोजेल का पार्ट को लिया और उसमें से डीएनए स्ट्रैंड को बाहर निकाला, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। याद रखें, एग्जाम में पूछा गया हमारा। Now the desired DNA fragment is used for the construction of the recombinant DNA के अंदर इसको यूज कर लिया जाता है हमारा उस पार्ट को। तो ये सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस तरह से हमारा। Some restricted endonuclease cut the donor DNA as well as the vector DNA। तो दोनों से इसी टेक्निक के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सेगमेंट्स को क्या करता है हमारा, रिमूव किया जाता है हमारा। When cut by the same restrict enzyme पर, कट किससे कहता है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यूज करना होता है। The resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends रहेंगे and that can be joined together end to end by the DNA ligase। हम उसको आप इजीली जोड़ कर पाएंगे, हमारा देखने को मिलता है हमारा। Restricted endonucleases are the used in genetic engineering from recombinant molecules। तो डीएनए को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्पेशल जो मशीन्स हैं आपकी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डीएनए, देखिए आपका ये डिफरेंट वेल्स है जिसमें डीएनए को क्या होता है हमारा, इनको डाल दिया जाता है। ये जो भरा हुआ बीच में भरा हुआ, ये क्या हमारा एग्रोजेल है। ये यहाँ पे चार्ज है हमारा, देखो ना यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हम इसको लाइट से जोड़ देते हैं हमारे इस तरह से हमारा। अब डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा, और यहाँ पे इधर क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हमने दिया हमने यहाँ पे। ये एग्रोजेल है। एग्रोजेल क्या होता है हमारा, सेमी सॉलिड नेचर का हमें देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। और कैसा होता है, पोरस होता है, छिद्रित होता है, हमें देखने को मिलता है। अब जैसे हमने ये डीएनए को डाला यहाँ पे, इसमें डाला, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जो भी उसके लिए। अब उस सेकंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो दी जाएगी लिमिटेड, तो डीएनए क्या होंगे, डीएनए के जो सेगमेंट्स है वो क्या मूव करेंगे। तो जो स्मॉलर सेगमेंट है वो फास्टर मूव करेंगे और जो लार्जर होंगे वो धीमे धीमे मूव करेंगे। तो एक अकॉर्डिंग टू साइज उनका अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसमें से डिजायर जीन जो डीएनए हमारा, हमने जो मालूम है सेगमेंट है हमारा, इसको यहाँ से एग्रोजेल के साथ निकालना कहता है एल्यूजन कहलाता है, आप देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। यस,
नेक्स्ट बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात करने हैं हमारा। द प्यूरिफाइड डीएनए सेगमेंट्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम के साथ जोड़ना। तो जिसके साथ हम जोड़ रहे हैं उसको बात करें तो क्या कहेंगे, क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे हमारा। ये एक प्लाज्मिड था हमारा, इसका हमने एक पार्ट को निकाला, तो ये तो हमारा था डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, और ये जो हमारा दूसरा डीएनए है हमारा जिसके अंदर इस डिजायर ऑफ जीन को डालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे। इसके अंदर इस पार्ट को डालेंगे तो ये क्लोनिंग वेक्टर ही इस डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे। यस, तो वेक्टर मीन्स कैरीज टू कैरियर डिजायर जीन टू होस्ट सेल्स। कैरियर मतलब क्या, वेक्टर मतलब लेके जाने वाला, होस्ट सेल्स को लेके जाने वाले बात को कैरियर वेक्टर बोलते हैं। सो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज द कैरियर के रूप में। क्या होता है, डिफरेंट प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है हमारा बैक्टीरिया के अंदर, उसे क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एक्स्ट्रा, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। या बैक्टीरियोफेजेस जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करने की पावर रखते हैं हमारा। प्लाज्मिड इज ए ऑटोनोमसली रिप्लिकेटेड, है ना, रेप्लिकेटेड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, हम देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, हमने पढ़ा है यहाँ पे। व्हेन एन अलाइन पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड विद बैक्टीरियोफेज और द प्लाज्मिड डीएनए, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट नॉर्मल इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो जब उनके तो बैक्टीरियोफेज का प्लाज्मिड करेगा, तो जो हमने एलियन डीएनए डाला है तो वो भी क्या होगा, उनका जब डीएनए डुप्लीकेट होगा तो एलियन डीएनए भी क्या होगा, वो भी डुप्लीकेट होगा, और उतनी ही कॉपी का फॉर्मेशन होगा जितनी उनकी मेन कॉपी का हो रहा है ना। सो वेक्टर यूज एट ए प्रेजेंट आर द इंजीनियर इन सच ए वे डेट दे हेल्प इजीली लिंक टू द फॉरेन डीएनए के साथ लिंक को हमने ऐसे वेक्टर बनाए जो क्या होते हैं हमारा इजीली क्या होता है, फॉरेन डीएनए के साथ क्या हुए, लिंक हो जाए। सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो वेक्टर जो डी होगा हमारा क्लोनिंग वेक्टर को कैसा होना चाहिए हमारा, एक तो उस फॉरेन डीएनए के साथ हमारा इजीली जुड़ जाए, या और दूसरा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि खुद भी रेप्लिकेट हो रहा है ना हमारा, तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला भी है और खुद का भी नॉन भी है ना, रिकॉम्बिनेंट भी और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को वहाँ पे सेपरेशंस भी देखने को मिलते हैं, देखने को अलग अलग पहचान में आ जाए यहाँ पे। इस तरह से हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स की खासियत होती है हमारी। नाउ बात करते हैं फीचर्स ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वेक्टर्स के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था हमने, है ना, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऐसे ही जो वेक्टर की जो प्लाज्मिड्स हैं, है ना, उसके अंदर ऐसे स्थान होने चाहिए हैं जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हो। ओरी जिसको बोलते हैं, ओरी हम बोलते हैं यहाँ पे। दीज इज ए सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए का। लिंकिंग द डिजायर्ड जीन विथ ओरी के साथ हम उसको कर देते हैं, अलाउ द रेप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद इन द होस्ट सेल्स के अंदर उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। ओरी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक डीएनए। ओरी क्या होती है, ओरी के पास एक साइट होता है जो क्या करता है, कितनी डीएनए की कॉपीज बनेगी उसको क्या करते हैं हमारा यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कर। सो इफ वन want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports of high number copies। तो हम ऐसा वेक्टर को लेंगे जिसके अंदर ओरी पॉइंट्स भी ज़्यादा हो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ कॉपीज़ को क्या करेंगे हमारा तैयार कर सके हमारा देखने होता है। नेक्स्ट दूसरा बात करना है, जो दूसरा फीचर की बात करते हैं होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स, उसके अंदर फीचर्स होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर क्या हमारे चाहिए, इट हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्म्स organism who does not contain the recombinant DNA and selectively permitting the growth of the transforms। क्यों जी, उसके अंदर ऐसी पावर या ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों को क्या कर सकते हैं हमारा अलग अलग पहचानने में मदद करें हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। द ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरियम के अंदर हमारा इंट्रोड्यूस कहता है। नॉर्मली द जीन एनकोडिंग
रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, है ना, क्लोराम्फेनॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन्स हमारी साइट्स होती है, आर द कंसिडर्स यूज फॉर द सेलेक्टेबल मार्कर फॉर द ई कोलाई के लिए। ये डिफरेंट हमारे जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट्स उनके अंदर देखने को मिलती है, जो हमें मदद कराती है हमारा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से हमें देखने को मिलता है हमारा। द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस, है ना, अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स के साथ कोई ऐसे जीन नहीं रखती हमारी। जैसे कि ROP, है ना, यहाँ पे एक साइट का नाम होता है हमारा ऑफ द PBR, यहाँ पे ROP ऑफ द PBR 322 एक प्लाज्मिड बनाया गया है हमारा, है ना, उसको कोड करता है फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो ये ओरी के पास एक प्लेस होता है ROP, जो कि कहते हैं नंबर ऑफ कॉपीज को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ई कोलाई जो PBR 322 का फॉर्मेशन हमें दिया गया हमारा, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये ओरी पॉइंट है हमारा, है ना, यहाँ पे ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है, ये ROP होता है जो कि डिफरेंट प्रोटीन प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होंगे उसको कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनेगी उसमें डिपेंड करता है, यहाँ पे याद रखिएगा हमारा। तो ओरी जो होते हैं हमारे ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा। अगर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर तो ओरी पॉइंट एक हमें देखने को मिलता है, पर सॉरी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो ओरी हमें एक देखने को मिलता है, पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे ओरी पॉइंट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ई कोलाई का वेक्टर का हमारा सोविंग रेस्ट्रिक्शन साइट को देखने को निकल रहा है, जैसे कि हिंड थर्ड को देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इको R1 हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा, बैम H1 हमें देखने को मिल रहा है हमारा, है ना, सॉल 1 हमें फर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारा, PUV सेकंड हमें देखने को मिल रहा है हमारा, यहाँ पे PST फर्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, CLA फर्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारा, देखिए हमारा, है ना, और एंड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखते हैं, जैसे कि बैम H1 वाली जो साइट्स है हमारा, ये क्या है, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज है हमारा, देखने को मिलते हैं हमारा। ये जो साइट्स होता है इसके साथ कौन सा जुड़ा होता है हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की भी एक साइट जुड़ी होती है। अगर बैम H1 को हटा देंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए जो इसकी जो रेजिस्टेंस पावर पाई जाती है इसके अंदर वो भी रिमूव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आपको सेगमेंट को देखिए, आपको यहाँ पे ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन की आपके यहाँ पे साइट्स हमें जीन देखने को मिलती है। अगर हम इस पार्ट को रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम इसको पार्ट को हमारा, तो एम्पिसिलिन वाली साइट्स भी क्या होगी हमारी, रिमूव हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया क्या होगा हमारा, एम्पिसिलिन के लिए भी रेसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा हमारा, ठीक है, यस। तो ओरी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ROP कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स के लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स हमें देंगे और इसको आपको याद कर लेना है, आप इसको अपने हाथ से बना लीजिएगा एक अच्छी ढंग से एक बार, है ना। इसको याद करने का तरीका मैं आपको जब लॉन्ग कोर्स में चलेंगे तब उसमें आपको मैं एक चीज़ आपको हर चीज़ को आपको समझाऊंगा और कैसे याद करना ये भी मैं आपको बताऊंगा उस वक्त आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में। तो वेक्टर में कैसी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए हमारा, क्लोनिंग साइट इज द प्लेस वेयर द डिजायर्ड जीन इन लिंक विद द वेक्टर के साथ हम डिजायर्ड जीन को डालेंगे, वहां पे उसको बोलेंगे क्लोनिंग साइट बोलते हैं। द वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू प्रोबेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन साइट को हम यूज करते हैं यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं हमारा, विच विल, है ना, कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग को में करेगा हमारा, देखने को मिलता है। द लाइगेशन ऑफ द अलाइन जीन इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट। हम उसको क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं, कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन लाइगेट द फॉरेन DNA, हमने लाइगेट किया, हमने कहाँ पे किया, हमने एट द बैम H1, दिमाग में लाइए डायग्राम को हमारा, बैम H1। तो बैम H1 किसके लिए साथ जुड़ा था, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन के साथ हमारा जुड़ा हुआ था हमारा। द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 के अंदर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विद लॉस, अगर हमने बैम H1 पे हमने फॉरेन DNA को डाला तो हम बैम H1 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, फॉरेन DNA को डालेंगे। तो वो पार्ट जब लॉस होगा तो उस साइड के साथ क्या जुड़ा हुआ हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी जुड़ी हुई है, वो भी क्या होगा, वो पार्ट भी रिमूव हो जाएगा, है ना। तो वी लॉस द टेट्रा रेजिस्टेंट जीन ड्यू टू इंसर्जन ऑफ द फॉरेन DNA की वजह से वो पार्ट भी लॉस हो जाएगा। बट दिस वेक्टर कैन स्टिल द
selected out from the non-recombinant gene by the plating the transformant on ampicillin containing medium। पर इसी मीडियम की वजह से क्या होगा, हमारा वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है ना, वो क्या होगा आपके एम्पिसिलिन के लिए तो क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, पर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा। और जो मेन प्लाज्मिड था हमारा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था हमारा, है ना, नहीं हुआ, वो क्या हुआ, दोनों के लिए, एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा। तो हम इस आधार पर हम क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या हो सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा हमारा द ट्रांसफॉर्मेट ग्रोविंग ऑन द, जो ट्रांसफॉर्मेट है वो क्या हुआ, ग्रोविंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, है ना, आर देन द ट्रांसफॉर्म ऑन द मीडियम कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, जो रिकॉम्बिनेंट है हमारा, जो बात हमारा, विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो ग्रो कर जाएगा, बट कैन नॉट कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो पाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट उसकी लॉस हो गई है तो उसमें वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो अलग से पहचान में आ गया यहाँ पे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा विल ग्रो ऑन द बोथ मीडियम, है ना, बोथ मीडियम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, वो क्या होगा, दोनों में ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन, क्योंकि उसके अंदर दोनों की जीन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोनों को पहचान हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। In this case, antibiotic resistant genes help in the selecting the transformant where the other antibiotic resistant gene get inactivated due to insertions of the aligned gene and help in the selection of the recombinant। हमारा तो इंसर्जन की वजह से क्या हुआ, वो एक्टिवेटेड जीन जो थी टेट्रासाइक्लिन के लिए जैसे थी, वो क्या होगा, हमारी इनएक्टिवेट हो गया। तो ये हमारे दोनों को पहचानने में मदद कर दे। द प्रोसेस विच मेक द पर्टिकुलर जीन इन द वेक्टर इनएक्टिव ड्यू टू इंसर्जन ऑफ एलियंस डीएनए इज कॉल्ड द इंसर्जनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो इस एलियन जीन के कारण उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी और जिसकी वजह से वो साइट क्या होगा, इनएक्टिव हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि अपने फॉरेन जीन के इंसर्जन की वजह से ये इनएक्टिवेशन हुआ है। यहाँ पे the differentiation of the recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance is more convenient than the antibiotic selectable markers। अब देखिए बड़ी डीप लाइन है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ हम रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज़ हम नहीं समझ सकते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने एंटीबायोटिक के आधार पर उसको सेलेक्टेबल मार्कर के आधार पर उसको क्या किया, हमने उसको सेपरेट करना है। पर ये प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती है हमारी। क्या होता है, लेंथी प्रोसेस होगी, क्योंकि आपको उसको ग्रो करोगे, कल्चर करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। और इसमें क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग आपको देखने को मिल रही है। तो साइंटिस्टों ने क्या हुआ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज कर दी हमारी जो कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस पर आधारित थी, हमें देखने को मिलता है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट को इजीली आइडेंटिफाइड करने में मदद की उन्होंने। यहाँ पे इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है हमारा इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसके अंदर क्या हुआ, कोडिंग सीक्वेंस डाल दी, किसकी, हमारी एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाल दी। दिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम। इस एंजाइम की क्या होगा, यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पे। विद दिस रेफर टू एज ए इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इसको कह देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैसे हमने जीन को डाला हमारा, तो ये जो जीन जिनके अंदर प्रेजेंट है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, वो नॉर्मली क्या होता है, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है हमारा। परंतु इंसर्जनल इनएक्टिवेशन के बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइड हमारी निकल गई, तो ये कॉलोनी जो होती है हमारी क्या होती है, व्हाइट कलरेशन हमें देता है। तो हमेशा इजीली हमारा रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का हमारा ब्लू और व्हाइट कलरेशन से हमें क्या हुआ, इजीली पहचान अलग अलग हम कर सकते हैं। यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनीज देते हैं। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर वहां पे नहीं किया हुआ, बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज एंड गैलेक्टोज इन द मीडियम इज यूटिलाइज बाय द बैक्टीरिया के साथ कहते हैं ब्लू कलर देते हैं। पर इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड रिमूव हो जाएगा और ये व्हाइट कलरेशन हमें देता है। सो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट यानी एलियन डीएनए रिजल्ट इनटू द insertional inactivation of the beta galactosidase and the colonies do not produce any color, कोई कलर नहीं देती हमारा। so these are identified at the recombinant colonies के रूप में हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा
वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल। तो ऐसे कौन से वेक्टर हैं जो रिकॉम्बिनेंट जीन को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं हमारा, जैसे कि एग्जांपल करते हैं नेचुरल वेक्टर की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस है ना, एक नेचुरल वेक्टर होता है, पैथोजन होता है। सेवरल डाइकोट प्लांट्स is able to deliver a piece of the DNA known as tDNA है ना, tumificans DNA to transform the normal plant cells into the tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogens। तो एग्रोफिकेंस ट्यूमिफिकेंस जो होता है हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है हमारा, और ये इसके द्वारा नेचुरली क्या होता है हमारा एक किसी भी डीएनए को हम क्या होता है ट्रांसफर कर सकते हैं हमारा। ऐसे ही रेट्रोवायरसेस की बात करें, इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अबाउट द टू एग्जांपल आर यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल। तो याद कीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा था कि प्लांट में किसका यूज करते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस का करते हैं, और एनिमल में क्या करते हैं रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं हमारा। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस has been modified into the cloning vector which is more pathogenic to the plant but is still able to use a mechanism to deliver gene of our interest into the variety of the plant। हालांकि जो टूमिफिकेंस जो हमारा है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड है हमारा, ये एग्रोबैक्टीरियम की ये क्या होता है ट्यूमर इंड्यूस करता है हमारा है ना किसी भी प्लांट के अंदर, परंतु फिर भी क्या होता है हमारा पैथोजेनिसिटी डेवलप करता है, फिर भी एक फॉरेन जीन को डिलीवर करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, एक नेचुरल कैरियर के रूप में काम करता है। रेट्रोवायरसेस आल्सो बीन डिसआर्म्ड, इसी तरह से होता है, एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल्स में ट्रांसफर करने में काम में आते हैं हमारे। वंस ए जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड into the suitable vector, it is transformed into the bacteria and the plant and animal host where it multiplies कर सके हमारा। तो ऐसे जो जिनको हम यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट होस्ट करते हैं, जिनके अंदर उनको डालते हैं, इनको जो रिकमेंडेड डीएनए को डालते हैं। प्रिपेयरिंग होस्ट फॉर द एंट्री ऑफ द प्लाज्मिड हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट होस्ट कहते हैं। एंट्री ऑफ द प्लाज्मिड टू द होस्ट सेल्स यानी रेसिपिएंट सेल्स इसके अंदर डालना है, इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हमारा। For this host cells is treated with specific concentration of the divalent cations such as calcium which increase the efficiency with each DNA enter the bacterium through the pores of its wall। तो उसको एंटर करने के लिए हमने क्या किया, आपको एंटर कराना हमारा, एंटर कराने के लिए क्या किया हमने कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइवेलेंट कैटाइंस का यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम आइंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं हमारा जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ा देता है विद द डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन द सेल्स वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर एंटर करने में मदद करता है यहाँ पे। दूसरा कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय द, दूसरा टेक्निक की बात करते हैं हमारे, जैसे कैल्शियम आयन का यूज किया हमारा, ऐसे तो है ट्रांसफॉर्म डन बाय द इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द आइस के अंदर डालते हैं, फॉलोड बाय द प्लेसिंग देम ब्रीफली एट द है ना 32 डिग्री बर्फ पे रखा हमने, फिर उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस, अगेन उसको क्या करेंगे ठंडे में रख देते हैं हमारा। दिस इनेबल द बैक्टीरिया कीप अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जोड़ने में उसमें मदद करता है, वहाँ पे एंटर करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करेंगे माइक्रो इंजेक्शन से लगा देते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रोस होते हैं, या बायोलिस्टिक या जीन गन्स का यूज करते हैं हमारा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उस माइक्रो इंजेक्शन को में डाल के और उसकी होस्ट सेल्स के अंदर उसके सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, या बायोलिस्टिक या जीन गन्स के द्वारा एक टेक्निक होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको द्वारा भी यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा यहाँ पे। और बायोलिस्टिक और जीन गन्स के अंदर जो होता है हमारा, इसमें बम्बार्ड किए जाते हैं उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को विथ हाई वेलोसिटी ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स, जो किसके बने होते हैं गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड होते हैं डीएनए के, जिसको हार्डनेस देते हैं और क्या करते हैं बम्बार्डमेंट कर देते हैं, तो वो सेल्स के अंदर क्या होंगे अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उन पार्टिकल का। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द प्लांट के लिए, इसका यूज स्पेशली इसमें प्लांट सेल्स के लिए इसका यूज किया जाता है हमारा। डिसआर्म पैथोजेंस आर आल्सो यूज, इसके अलावा क्या होते हैं डिसआर्म पैथोजेंस होते हैं आल्सो यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीडीएनए ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस और रेट्रोवायरसेस का भी यूज किया जाता है
सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे। इसके अलावा कॉम्पिनेंट रिसिपिएंट सेल्स, होस्ट सेल्स जो होती है हमारी, टेक अप द डीएनए, डीएनए को लेती है, प्लाज्मिड विद डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन जीन उसके अंदर मौजूद है, प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स में प्रेजेंस होता है हमारा। इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग द जीन फॉर द रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है हमारी, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ई कोलाई सेल्स, द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के साथ वो भी रेसिस्टेंट हो जाएगी हमारी। इफ वी ग्रो दिस ट्रांसफॉर्म ई कोलाई सेल्स ऑन द अगार प्लेट के अंदर करेंगे कंटेनिंग द एम्पिसिलिन जो है हमारा रखा हुआ है, ओनली ट्रांसफॉर्म विल ग्रो, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ही क्या होंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन मौजूद है। एंड द अनट्रांसफॉर्म्ड, जो अनट्रांसफॉर्म है, नॉट हैविंग द प्लाज्मा एम्पिसिलिन जीन नहीं है उसके अंदर ई कोलाई, वो क्या होंगे, उसकी वजह से मर जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनका सेपरेशन भी हमें दें। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स वन इज एबल टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म सेल इनटू द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन के कारण हमारा उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड द, एक यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हमारा काम आ रहा है, जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानने में मदद कर रहा है यहाँ पे। Now amplification of the gene of interest using the PCR, तो क्या होता है, कभी कभी किसी हम जब सेल से हम लेते हैं या हेयर सेल से ले लिया हमने या ब्लड सेल से हमने लिया, तो कभी डीएनए की अमाउंट क्या होती है, बहुत कम होती है हमारी, है ना। इस डीएनए की अमाउंट को एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या होता है, हमारा डीएनए का पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। पीसीआर टेक्निक की खोज जो होती है कैली मोलिस नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो जीन की नंबर्स की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए पीसीआर टेक्निक का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पीसीआर होता है स्ट्रैंड फॉर द पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन, है ना, या डीएनए और इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्टेड है ना, इज सिंथेसाइज इनटू द इन विट्रो यूजिंग द टू सेट्स ऑफ द प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं हमारा। इसको क्या करते हैं, हमारा इनके नंबर्स ऑफ कॉपीज बढ़ा देते हैं। प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हमें होते हैं हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन पीसीआर यहाँ पे 3 स्टेप्स का फॉर्मेशन होता है। पहला होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहता है रीजन, वेयर देन मल्टीप्लाई द, जब डीएनए को क्या होता है हमारा 95 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, तो उनके बीच के जो डाइसल्फाइड के बीच में जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से डीएनए जुड़े होते हैं ना हमारे दो स्टैंड, वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर वीक बॉन्ड होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं, तो डीएनए अपने 2 स्टैंड में अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे देखने को। दिस और देन प्राइमर एनेलिंग बिटवीन द 55 टू 6, और दूसरी होती है एनिलेशन की प्रोसेस। क्या होता है, हाई टेम्परेचर दिया, उसके बाद उसको वापस 55 टू सेंटीग्रेड आता है, ठंडा कहता है हमारे, एनालिंग प्रोसेस कहते हैं। इस एनालिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्राइमर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे, उनके डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड उस पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, वहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं हमारा। इसके बाद कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो एक थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो होता है हमारा, आर्की बैक्टीरिया होता है, जो कि आपके हॉट स्प्रिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है हमारा, उससे ये एंजाइम प्राप्त किया जाता है हमारा, मिलता है हमारा, है ना। एक्सटेंड द प्राइमर्स, जो प्राइमर्स होते हैं यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हुए प्रोवाइड द रिएक्शंस एंड जीनोमिक डीएनए को क्या करता है, जो टेम्पलेट को फॉर्मेशन करता है, और एक स्टैंड से क्या होगा, उसके साथ साथ चलेगा तो डबल स्टैंड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से टेक्निक का यहाँ पे यूज करता है। सो आफ्टर रिपीटेशन ऑफ द 30 साइकिल ऑफ द पीसीआर अराउंड, है ना, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस। तो देखिए इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, आफ्टर 30 साइकिल्स के बाद ही हमारा जो पीसीआर की टेक्निक चलाते हैं, इसके बाद 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है फ्रॉम द 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट से फॉर्मेशन हमें देखने को। तो कितने काम की चीज हमें देखने को मिलता है। सो टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, है ना, इंड्यूस, है ना, डीनेचुरेशन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए को फॉर्मेशन। तो ये ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी हमारे काम कर सकते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस जो आर्की बैक्टीरिया, उससे हमारा प्राप्त होता है हमारा। टैग पॉलीमरेज इसे क्या होता है, थर्मोस्टेबल होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी, यहाँ पे देखने को मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए यहाँ पे रिएक्शंस को बताया गया, देखो आपको, है ना, यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ एम्प्लीफिकेशन, इसको क्या हमने क्या था,
डीनेचुरेशन किया, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके गए, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हुआ, अलग अलग हो गए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, 2 स्ट्रैंड अलग अलग बन गए। फिर यहाँ पे एनालिंग किया हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्राइमर जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से अपोजिट स्ट्रैंड पे जुड़ जाएंगे आपको देना। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, टॉक पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या होंगे हमारे यहाँ पे जुड़ना शुरू करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन इनका देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डीएनए का एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। तो आफ्टर 30 साइकिल के बाद लगभग 1 बिलियन एम्पलीफाइड कॉपीज हमारी तैयार हो जाती है। तो ये होती है पीसीआर टेक्निक, कैली मोरिस ने इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे। ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब इन जो बन गया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए यहाँ पे। तो आफ्टर इंसर्जन ऑफ द पीस ऑफ द एलियन जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर it into the bacterial plant or animal cell, the alien gene get multiplied, उसके अंदर क्या होगा, multiplied होगा। The ultimate aim of the recombinant DNA is the produce of a desirable protein, बनाना हमारा मेन मकसद है हमारा। The foreign gene यानी recombinant in a recipient cell जो हमने डाला था हमारा, get expressed under the appropriate condition के अंदर का अपने आप को क्या होता है, एक्सप्रेस करता है हमारा, और वहाँ पे क्या होगा, वो डिफरेंट प्रोटीन जो बननी है या डिफरेंट जीन जो बननी है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड, अगर वहाँ पे होता है इन हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगी। उसमें डिफरेंट जो प्रोटीन हमें चाहिए वो प्रोटीन वहाँ पे बनाई और बनी, उसको प्रोटीन पे बना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमने बोला। दिस सेल्स harboring the clone genes of interest may be grown on the small scale in the laboratories के अंदर डेवलप करते हैं। इट प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी के अंदर को अगर करना है तो यहाँ पे बायो रिएक्टर्स का यूज किया जाता है हमारा, में लार्ज वॉल्यूम यानी कि 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस वाज रिक्वायर्ड, हमें जरूरत होती है। सो बायो रिएक्टर्स क्या होती है, एक वेसल्स होती है इन विच रॉ मटेरियल्स आर क्या होता है, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बताता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स एंजाइम को बनाया जाता है हमारा, विच यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सेल्स का। इन बायो रिएक्टर्स प्रोवाइड ए ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती है यहाँ पे फॉर द अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय द प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। जो उसको है ना ऑप्टिमम ग्रोथ, उस बैक्टीरियल सेल्स को क्या हुआ, जो रिकमेंडेड है हमने जो लिया हमने होस्ट सेल्स के अंदर, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर था, जैसे कि टेम्परेचर दिया जाएगा, पीएच दिया जाएगा, सबस्ट्रेट दिया जाएगा, सॉल्ट दिए जाएंगे, विटामिन ऑक्सीजन, तो उनके नंबर बड़ी तेजी से क्या होंगे, हमारे ग्रो करने लग जाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट बायो रिएक्टर्स हैं, ये सिंपल स्ट्रेट ट्रैक बायो रिएक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेपरेटेड स्ट्रिप ट्रैक बायो रिएक्टर्स होते हैं हमारा, है ना, जहाँ पे बबल्स के रूप में देखने को मिलते हैं हमारा। तो 2 बायो रिएक्टर्स का यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पर। द मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर क्या होते हैं, स्टीयरिंग टाइप का, जो हिला के हम जो यूज करते हैं उसको हमको वो मोस्ट कॉमनली यूज करता है। द स्टीयरिंग टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विथ ए कर्व्ड बेस ऑफ फैसिलिटिंग द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट कंटेंट इसमें डालने के लिए ऊपर जगह है हमारी, है ना, स्टीलर फैसिलिटीज यानी हिलाने के लिए एक रोड है, इवन मिक्सिंग द ऑक्सीजन और अवेबिलिटी थ्रू द बायो रिएक्टर्स के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिला जाता है हमारा। अल्टरनेटली एयर कैन बी बबल्ड इनटू द रिएक्टर्स के अंदर डाल दी जाती है। सब बायो रिएक्टर कैन एन एजिटेटर सिस्टम के रूप में काम करता है, एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम हमें देखना, एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम उसे लगा होता है, एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो डेट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली, निकाल के उसको चेक करते रहते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, यहाँ पे हमने उसको ग्रो किया, बहुत नंबर सब जीन को हमने ग्रो कर लिया हमारे उसके, अब उसको करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारा करना होता है। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन डिजायर प्रोडक्ट, है ना, जो हमने बायो रिएक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट बने उसमें से जो सेपरेशन करना है और प्यूरिफाइड करते हैं हमारा, और डिजायर प्रोडक्ट को निकालना है, क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है हमारा। द प्रोडक्ट हैज टू प्रिपेयर फॉर विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ उस प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है यहाँ पे। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग, अगर ड्रग्स से रिलेटेड है हमारा तो जो प्रोडक्ट निकला है ना, उस या प्रोटीन निकली, एंजाइम निकला, उसको क्या होगा, क्लिनिकली ट्रायल किया जाता है हमारा। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हमारा डिफरेंट हमारा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखने को मिली, या वन बाय वन हमने एक एक चीज़ को समझने की
कोशिश की यहाँ पे। तो ये सारे हमारे प्रोसेस यहाँ पे और प्रिंसिपल्स अप्लाइड किए जाते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए और उनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हमारा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत